तीन मूर्ख बंदर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे जो मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। उसी जंगल में चिंटू, पिंटू और मोती नाम के तीन बंदर रहते थे। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे और साथ ही साथ मूर्ख भी। तीनों अपने आप को बड़े ही होशियार समझते थे और अपनी मूर्ख हरकतों से जानवरों को परेशान करते रहते। जानवर भी इनकी मूर्खता से बड़े ही परेशान हो गए थे। एक दिन वो तीनों दोस्त जंगल में घूम रहे थे कि तभी रास्ते में एक खरगोश घायल पड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था। इन तीनों दोस्तों को देखकर खरगोश कहता, अरे चिंटू भाई, मेरी मदद करो, मेरे पैर में मोच आ गई है, मुझे थोड़ा घर तक पहुंचा दो। ये सुन चिंटू पिंटू से कहता, अरे यार पिंटू, बेचारा खरगोश मुसीबत में चल रहा है, चल उसकी मदद करते हैं। भला मैं क्यों मदद करूं इस खरगोश की? इस खरगोश ने तुझसे मदद मांगी है, तू कर, मेरे पास इन आलतू फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। क्या मतलब है तेरा चिंटू, मैं बेकार हूँ क्या? ये सुनकर पिंटू और मोती हंसने लगते हैं और मोती हंसते हुए कहता है, पिंटू ने सही तो कहा है, तभी तो खरगोश ने हमें छोड़कर तुझसे मदद मांगी है। ये कहकर पिंटू और मोती और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी देखकर चिंटू को बहुत गुस्सा आता है और वो खरगोश से कहता है, अरे ओ खरगोश, तेरी इतनी मजाक है, तूने मुझे आलतू फालतू समझा। ये सुन बेचारा खरगोश घबरा जाता है। अरे चिंटू, तुम गलत समझ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। वो तीनों खरगोश की एक नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते कि तभी वहाँ हथनी आती है। अरे खरगोश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? खरगोश सारी बात हथनी को बताता है। अरे पता नहीं कब इन मूर्खों को अकल आएगी, इनकी मूर्खता से तो सभी परेशान हैं। चलो छोड़ो इन्हें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा देती हूँ। हाथी खरगोश को अपनी सूंड में पकड़कर उसके घर तक उसे पहुंचा देती। ऐसे ही इन तीनों मूर्ख दोस्तों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन तीनों दोस्त जंगल में खूब मस्ती कर रहे थे। वो कभी खरगोश के गाजर लेकर भाग जाते तो कभी हाथी के गन्ने। यूं वो तीनों सबको परेशान कर रहे थे। दो मेरे गाजर मुझे, उन्हें लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे चिंटू, पिंटू और मोती, रुक जाओ, अगर तुम तीनों एक बार मेरे हाथ लग गए ना तो तुम तीनों की खैर नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी याद दिला दूंगा। ही, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। ही। अरे चिंटू, कैसी बातें कर रहे हो? भला पर्वत हमें कैसे पकड़ पाएगी? अरे पिंटू के बच्चे, अब तेरी खैर नहीं। अरे ओ पर्वत, खुली आंखों से सपने देखना बंद कर। ये सुनकर हाथी को और भी गुस्सा आता है और वो जोर से पुकारते हुए उन तीनों का पीछा करता है और तीनों खूब मस्ती करते हुए वहाँ से भाग जाते। अरे देखो देखो, पर्वत कैसे हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल में भूकंप आ रहा है। यूं भागते भागते तीनों शेर की गुफा के करीब चले जाते। ये देख हाथी रुक जाती और उन तीनों को रोकते हुए कहती, अरे ओ मूर्खों, बंदरों, रुक जाओ, शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होगा, अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो वो तुम तीनों को कच्चा चबा जाएगा। अरे ओ पर्वत, क्यों बेकार की बातें फेंक रही हो? ये क्यों नहीं कहती कि थक गई हो? तभी तो पर्वत हमें शेर की धमकी दे रहा है। अरे ओ हथनी, शेर हो या शेर का बाप, हम किसी से नहीं डरते, समझी? यूं वो आगे बढ़ते हैं। शेर बहुत भूखा था और सुबह से भोजन ढूंढ कर थक गया था और अपनी गुफा में आराम कर रहा था। जब उसने इन तीनों बंदरों का शोर सुना तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में सोचा, इन तीनों बंदरों की ये मजाल कि वो मेरी ही गुफा के पास आकर शोर कर रहे हैं। लगता है इन्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं। चलो कोई बात नहीं, सुबह से मुझे भोजन नहीं मिला, इन्हीं का शिकार कर लेता हूँ। वहीं दूसरी ओर तीनों दोस्त मस्ती करते हुए शेर की गुफा के और करीब हो जाते। शेर एकदम से दहाड़ मारते हुए इन तीनों पर टूट पड़ता और उन्हें खा जाता। ये देख हाथी कहती है, किसी ने सच ही कहा, मूर्खों को समझाना मतलब पत्थर से अपना सिर पीटने के बराबर है। ये सोचकर हाथी भी वहां से चली जाती है। शेर से छिपा सुरंग का राज, सफेद शेर और बाघ की सेना के बीच बड़ा युद्ध। माधव वन एक सुंदर जंगल था।
जहाँ पर समर नाम का एक सफेद शेर राज करता था। वो बहुत शक्तिशाली और नेक दिल राजा था। उसकी बस एक ही कमजोरी थी, उसकी प्रजा। वो अपनी प्रजा से बेहद प्यार करता था। उनके खुशी और सुरक्षा के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। दूसरे जंगल का राजा बाघ हमेशा समर को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उस कोशिश में वो हर बुरे से बुरे काम करता, पर हर बार समर के सामने वो नाकामयाब हो जाता। इस बार भी वो इसी सोच में था कि किस तरह से समर को हराकर मजा चखाया जाए और उसका राज्य हासिल कर ले। समर समर समर, इस नाम ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। मुझे किसी भी तरह इस नाम को मिटाना है। तुम सब मेरे सैनिक हो, कोई अच्छा सा सुझाव क्यों नहीं देते जिससे कि मैं इस समर का नामो निशान मिटा दूं और उसका राज्य हत्या लूं। महाराज, आप क्यों उस राज्य को हत्याने के पीछे पड़े हो? हमारा राज्य भी किसी से कम नहीं। हम यहाँ हंसी खुशी रह सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम जीतने का तरीका नहीं बता सकते तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें बोलनी है तो मेरे जंगल को छोड़कर जा सकते हो। छोटा मुंह बड़ी बात महाराज, अगर आप कहें तो मैं सुझाव दूं। जल्दी बको। महाराज, आप आज तक उस समर पर हमला करते थे, उसको अपना निशाना बनाते थे, इसीलिए आप कभी जीत नहीं पाए। अगर उसे हराना है तो उसकी कमजोरी पर वार करो, जीत आपकी ही होगी। और उसकी कमजोरी क्या है? उसकी प्रजा महाराज, प्रजा। एक एक कर कर हम उसकी प्रजा को बंदी बना लेंगे, फिर उन्हें छुड़ाने के लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी ही होगी। इसे कहते हैं सुझाव। मेरे नए राज्य के मंत्री तुम ही होगे। उस दूसरे सैनिक की बातों में आकर बाघ ने अपने सारे लोमड़ी सैनिकों को आदेश दे दिया कि समर की प्रजा को एक एक करके बंदी बनाया जाए। पर उस पहले लोमड़ी सैनिक को ये बात एक आंख नहीं भा रही थी। वो खुद अपने राजा के खिलाफ था और समर और उसके राज्य का समर्थन करता था। उसने ठान लिया कि वो ये बात जाकर समर को जरूर बताएगा और वो छुपते छुपाते समर के राज्य में पहुंच ही गया। महाराज की जय हो, पड़ोसी राज्य का एक सैनिक आपसे मिलना चाहता है। वो राज्य तो हमारा खास दुश्मन है, उस सैनिक को मुझसे क्या काम? ठीक है, ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। ले आओ उसे मेरे सामने। महाराज, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो, क्या बात है? वो सैनिक समर को बाघ के षड्यंत्र के बारे में पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर समर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। समर उस लोमड़ी को पूछता है कि उसने ये बात आकर उसे क्यों बताई। तब वो सैनिक उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपने राजा के इस षड्यंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। वो बस सबका भला चाहता है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी प्रजा को खुद बंदी तो नहीं बना सकता। तुम अपने राज्य वापस लौट जाओ, वरना उस बाघ को तुम पर शक हो जाएगा। वो सैनिक लोमड़ी अपने राज्य में वापस लौट जाता है, जहाँ पर समर की प्रजा को पकड़ने की पूरी योजना बनाई जा रही थी। वो लोमड़ी भी उनकी योजना सुनने के लिए उनमें शामिल हो जाता है। तो वहीं दूसरी ओर समर अपनी प्रजा के हित के लिए चिंतित होता है। वो किसी भी तरह से उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस बार तो उस बाघ ने हद ही कर दी। इस बार उसने मेरी प्रजा को निशाना बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी सजा मैं उसे देकर ही रहूंगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपनी प्रजा को सुरक्षित कैसे रखूं? तभी भालू मंत्री बोला, महाराज, मैं आपके राज्य का सबसे बूढ़ा जानवर हूँ। इस राज्य के कई राज हैं जो मैं जानता हूँ। हमारे राज्य में एक खुफिया सुरंग है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन समय के लिए किया जाता था। आपके आने के बाद इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, पर आज हम अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। खुफिया सुरंग? मुझे इसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया गया? महाराज, आपके पिताजी ने मुझे कहा था कि जरूरत पड़ने पर यह बात आपको जरूर बताएं, और आज वो दिन आ गया। कहाँ है वो खुफिया सुरंग?
समर अपने उस भालू मंत्री के साथ सुरंग की ओर निकल पड़ता है। छिपे हुए सुरंग को देखकर समर खुश हो जाता है। वो लोग ये तय करते हैं कि सारी प्रजा को इस सुरंग के द्वारा सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाएगा और फिर समर की सेना बाघ की सेना पर आक्रमण कर देगी और हमेशा के लिए बाघ का आतंक खत्म कर देगी। तुरंत सारी प्रजा को सुरंग के जरिए सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। और भेड़िए सैनिकों, अब हमारी ताकत आजमाने का समय आ गया है। उस बाघ को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जी महाराज, हम सब मिलकर उसे और उसकी सेना को धूल चटा देंगे। यहाँ बाघ की सेना शेर की प्रजा को पकड़ने की बड़ी कोशिश कर रही थी, पर उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी प्रजा को आसमान निगल गया या जमीन खा गई। उनकी नजर में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सारे के सारे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। ऊपर से बाघ की डांट भी पड़ती, वो अलग। सब के सब निकम्मे हो। 4 दिन हो गए पर तुम लोगों के हाथ एक भी जानवर नहीं लगा। ये कैसे हो सकता है? हमारा विश्वास कीजिए महाराज, है उनके जंगल का कोई भी जानवर हमारी नजर में नहीं आ रहा। पता नहीं सारे के सारे कहाँ गायब हो गए। महाराज, वो समर अपनी बड़ी विशाल सेना लेकर इसी ओर आ रहा है महाराज। ये कैसे हो गया? खैर, अब जो भी है, हमें उसका सामना करना ही पड़ेगा। सैनिकों, जल्द से जल्द तैयार हो जाओ और उन पर आक्रमण कर दो। दोनों जंगलों के बीच में ही दोनों राज्य के सैनिक आपस में भिड़ जाते कि तभी समर जोरदार गरज के साथ सबको शांत कर देता है। बाघ की सेना, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम्हारा राजा कितना दुष्ट है, तुम पर अत्याचार करता है। जो भी उसके खिलाफ है और इस जंग को नहीं चाहता, वो या तो अपने घर वापस लौट जाए या फिर वो मेरी तरफ आ जाए। बाघ की सेना में कुछ ऐसे सैनिक थे जो बाघ से सच में बहुत परेशान थे और उसका रवैया उन्हें एक आंख नहीं भाता था। वो तुरंत सब अपने अपने घर लौट गए। उन्होंने बाघ का साथ छोड़ दिया और इसी के साथ बाघ अपनी आधी जंग तो हार चुका था। बाकी बचे सैनिकों को समर और उसकी सेना ने देखते ही देखते धूल चटा दी। और उस बाघ को बंदी बना लिया। इस बार भी तू जीत गया समर, पर अगली बार तुम्हें ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं देने वाला मैं। अब तुम्हें मैं ऐसी जगह बंदी बना लूंगा जहां तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम मरते दम तक वहां पर भूख और प्यास से सड़ते रहोगे। समर की जीत की बात सुनकर सारी प्रजा उस छुपे हुए सुरंग से बाहर निकल कर आई। उन्होंने उत्साह मनाना शुरू कर दिया। तो वहां दूसरी ओर समर उस बाघ को उसी जंगल के पास ले गया और उस सुरंग के अंदर ले जाकर एक खुफिया रास्ते से एक काली गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जीत हम